अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वो आए टेलीविजन पर नहीं, मतलब एक भाषण में, और फिर वो पूरे देश भर में दिखाया गया कि भाई अब आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए और 1 साल तक विदेश घूमने मत। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को सामने आकर इस तरह की बात कहनी पड़ी, भले ही किसी भी मंच से कहा? देखिए विजय जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बैकग्राउंड पे थोड़ा जाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि साहब पिछले 2 साल से 3 साल से रिटर्न्स नहीं दिए निफ्टी 50 ने, नहीं दिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपकी जेब से कुछ लेके भी नहीं गया। एक इन्वेस्टमेंट जो हर इंडियन को जरूर अपने पास रखना चाहिए, एजुकेशन। क्या बात है, अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करना मार्केट में। व्हेन यू फोकस, you have to diversify your risk. And how do you diversify your risk? Now there is an auto sector, there is a banking sector, there is a pharma sector, there is a fast moving consumer goods FMCG sector. तो आप उन सब सेक्टर्स में, इंडियन मार्केट ही सुबह 9, 9:15 से शुरू होकर 3:30 तक चलती है। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर आप उस ट्रेड में फायदे में नहीं आ रहे, प्रॉफिट में नहीं आ रहे, there is a 99% chance, I am not giving any other, I am saying 99% chance that वो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, उसमें लॉस में रहोगे। इंडियन इन्वेस्टर को फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना तो क्या जरिया है? क्रिप्टो करेंसीज हैं, डेल्टा एक्सचेंज है, CoinDCX है, ये सब FIU रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ये आपको अलाउ करती हैं, नॉट एग्जैक्टली साहब मैंने फला कंपनी में पैसा लगा रखा है, अच्छा फिर क्या हुआ साहब उसमें बर्बाद हो गया, अच्छा उससे ये पूछो वो काम क्या करती है, तो कहता है यार ये तो नहीं पता क्या काम करती है। आप एक शेयर होल्डर जब बनते हैं तो आप एक कंपनी का मालिक बनते हैं, चाहे छोटे से पार्ट के बनते हैं। सो यू शुड नो कि आपकी अपनी कंपनी कर क्या रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है। 4 एसेट क्लास में से एलोकेट करना हो तो आपका एलोकेशन क्या होगा? वो एसेट क्लासेस हैं स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन। सिल्वर से तो मैं दूर रहता हूँ, गोल्ड से बेहतर कुछ है नहीं। आप स्टॉक में भी नहीं डालें? मैं कह रहा हूँ अगर आप कहेंगे ना सिर्फ एक चुनो इनमें से, अच्छा। आई विल पुट इट इन गोल्ड। सोना कभी सस्ता हुआ है ये बताइए? आपके फादर की शादी हुई थी, आपके पेरेंट्स की शादी हुई, आपकी शादी हुई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की शादी हुई, अगर तब 20 रुपए का रेट भी होगा ना, 20 रुपए तोला भी होगा, तब भी वो महंगा था। जिस दिन 20,000 रुपए तोला हुआ उस दिन भी वो महंगा था। आज अगर 1.5 लाख रुपए तोला है तब भी वो महंगा है। सस्ता कब हुआ? सस्ता कभी होगा नहीं। 1 करोड़ बनाना मुश्किल है या उसे बचा के रखना मुश्किल है? बचा के रखना बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ है ना आपके पास, FD भी कर दोगे, 7 लाख रुपए साल भर का आएगा उसका। यकीन मानिए भारत में 7 लाख रुपए पैकेज नहीं होता साल भर का। लोगों का जो इंजीनियरिंग करके और मास्टर्स करके भी निकलते हैं उनका 7 लाख रुपए का पैकेज नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर देखा जा सकता है? हम आज एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब हर चीज़ इंस्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंस्टेंट है, खाना इंस्टेंट है, 2 मिनट में खाना चाहिए लोगों को। क्विक कॉमर्स है, 8 मिनट 10 मिनट में आपको हर चीज़ मिल जाती है। इनफैक्ट अब तो 8 मिनट में ब्लिंकिट आपको एयरपोर्ट पे भी सामान दे रहा है। क्योंकि माइंडसेट इंस्टेंट का हो गया है तो इंसान ये सोच रहा है कि पैसा भी इंस्टेंट आ जाए, और इसी चक्कर में स्टॉक मार्केट में लोगों का इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसलिए नहीं कि लोग लंबे समय तक टिककर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए कि उनको लगता है किसी ने उनको एक कहानी बेच दी कि अरे हमने लगाया था, इतना लगाया तो इतना मिल गया, तो उनको लगता है हाँ अभी हम भी लगा देंगे तो हमको भी मिल जाएगा। पर मार्केट्स ऐसे तो ऑपरेट नहीं करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं ये मुझे भी नहीं पता। मेरी समझ मार्केट को लेकर वैसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की समझ होगी शायद इंडियन करीज या हिंदी सिनेमा को लेकर होगी। तो हमने कहा कि जब मार्केट की बात करनी है, वेल्थ क्रिएशन की बात करनी है, तो किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो इसमें महारत रखते हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि हम मिल गए जसबीर सर से, जो कि जाने जाते हैं जस्सी टेक के नाम से। सर, ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने चिर परिचित अंदाज में संवाद द वीवीएस शो के दर्शकों का जरा स्वागत कर दीजिए। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जस्सी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेकिन आज बोलूंगा सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संवाद द वीवीएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर बहुत 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 धन्यवाद। अब सीधे आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं
वो इसी चाह के साथ जुड़े हैं कि आप कुछ ऐसी टिप दे देंगे कि आज रातों रात उनकी लॉटरी लग जाएगी। कितना झूठ बेचा जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को क्विक मनी के नाम पर। आपने स्टार्टिंग में कहा सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। जी। देखिए साहब, इंस्टेंट तो मैगी ही है, लेकिन क्या मैगी को आप हर रोज खा सकते हो? 3 समय खा सकते हो? आप एक बार खा लोगे, 2 बार खा लोगे। इंस्टेंट काम तो इंस्टेंट का अपने साइड इफेक्ट्स भी होंगे। आप अगर जाते हो तो जंक फूड मिलता है, जंक फूड के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी हैं। मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्केट में क्लियर टर्म्स में एक ही चीज़ बोलता हूँ, चाहे पहले था चाहे आज है, कभी भी जितना समय मार्केट को आप दोगे उतने ही आपको रिटर्न्स बेटर मिलते हैं, उतनी ही आपकी मार्केट की समझ बेहतर होती है। इंस्टेंट आपको एक बार पैसा 1 दिन 2 दिन मिल जाएगा, लेकिन जितना आपने 2 दिन 3 दिन में पैसा बनाया, चौथे दिन मार्केट सारे का सारा आपका लेके वापस चली जाएगी और आपके पास जेब में ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, खाली हाथ हो जाएंगे। मार्केट में मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग एक किसी प्रोग्राम में, मैं मुंबई में था रिसेंटली, जहां पर ऑप्शंस ट्रेडर्स बैठे हुए थे। हमारी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग का बहुत आजकल जोर है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उनको ऑप्शंस ट्रेडर्स को ये नहीं समझ में आता कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है। वो एक हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट था जिसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मनी मिंटिंग मशीन है। अब कई लोगों को बना भी, 1 दिन बनता है, 2 दिन बनता है। तो मेरा वहाँ क्वेश्चन ये था, उन लोगों से प्रश्न ये था कि व्हाट इज द रिटर्न दैट यू लुक फॉर इन द मार्केट। कैन यू बिलीव, वहाँ पे लोग ऐसे थे जो ऑप्शंस ट्रेडर्स थे, यंग बच्चे थे, वो कहते कि साहब 50% रिटर्न दिन का मिल जाए। कई तो कहते जी पैसा डबल करना है हमको तो दिन में। तो आप ये सोचिए कि ऐसी सोच लेकर अगर कोई मार्केट में आएगा तो मार्केट उसको बख्शेगी नहीं। मार्केट पनिश करती है, मार्केट किसी को बख्शती नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर आप आज एफडी भी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, साल भर के लिए वो सेफ है आपका। सेविंग्स में डालिए, एफडी में डालिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7%, 6%, 7% रिटर्न मिलती है साल भर में। दैट मीन्स इफ यू आर, लेट्स से इफ यू आर हैविंग 1 लाख रुपीज़ का एफडी, 1,07,000 रुपया साल भर बाद हो सकता है आपका, वो भी 6.5% का भी आता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए पे आपके कई यहाँ पर ऐसे लोग व्यूअर्स होंगे जो कहेंगे कि साहब 1 लाख रुपए की हमारी अगर कैपिटल है, उस पे 7,000 रुपया तो मार्केट तुरंत के तुरंत देती है, कहते हैं लोग। मैं 7% को बहुत ज्यादा गिनता हूं। मैं कहता हूं 1%, 2% इज एनफ, अगर इंट्राडे भी करते हो आप। लेकिन उनके लिए वो 7% भी, वो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप ये देखिए, जो भी सेबी के जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहते हैं कि 93% लोग जो हैं रिटेल नुकसान में है। तो नुकसान में रिटेल किसके कारण है? मार्केट के कारण थोड़ी है। गालियां मार्केट को देंगे, उनको खुद को पता ही नहीं है कि क्या करना है। अगर बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो फिर शेव नहीं करेगा, वो तो अपने आप को काटेगा ही। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द रिटेल। आई एम सॉरी टू से, आई शुडंट हैव यूज्ड दिस वर्ड, बट दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द ट्रू फैक्ट। कभी कभी मेरे ख्याल से सच को उसी तरीके से बोल देना चाहिए जिस तरीके से लोगों को समझ में आए, भले ही शायद वो कड़वा या बुरा लगे। तो जो आपने बात कही वो सही है। मैं सुन भी रहा था कि द मार्केट इज़ नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन इट्स करंट फॉर्म, और कई लोग दे हैव बीन टेकन फॉर अ राइड बिकॉज दे हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ये थॉट प्रोसेस सही है कि मार्केट इज़ नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द वे the big sharks are playing the market? क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं आप? विजय जी, साइकिल भी चलाना सीखता है बंदा। साइकिल भी बिना सीखे नहीं चलाता बंदा, बाइक, स्कूटर, कुछ भी। लेकिन जब वो स्टॉक मार्केट में आता है ना, तो वो कहता है पैसा मेरी जेब में है, मेरे अकाउंट में पैसा है, मुझे किसी से कुछ नहीं करना। उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, उसकी कोई पढ़ाई नहीं है, कोई। आप ये देखिए
कि +2 करके 10th करके, या यहाँ पे तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं, एंट्री बैरियर नहीं, एंट्री बैरियर ऐसा कुछ है नहीं, एंट्री बैरियर होना भी नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो एंट्री बैरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पैसा लगा रहा है उसको तो सोचना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वो एंट्री करता है, फिर वो थोड़े दिनों बाद कहता है साहब मैंने पैसे लगाए थे, इस शेयर में लगाए थे, कुछ दिनों बाद वो शेयर डूब गया, या फिर मैंने किसी भी उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग में किया, मेरे को पैसा नहीं बना। भाई तुम्हें पैसा नहीं बना तो मार्केट की उसमें क्या गलती है? आपको पता ही नहीं था आप क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली कहानी होती है। आपको करना ऑप्शंस ट्रेडिंग है, रिस्क पूरे का पूरा रिस्की, वो एक इंस्ट्रूमेंट ही रिस्क है, टोटल रिस्क है। वो ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी होता है, बट वो हाईली रिवॉर्ड किस दिन करता है? हाई रिवॉर्ड करता किसी दिन है, रिस्क रोज का है, रिस्क वो रोज का है। मौत के कुएं में वही चलाता है बाइक जिसको चलानी आती है, हर कोई नहीं चला सकता जिसको समझ होगी। तो अब मौत के कुएं में अगर आओगे तो भाई ट्रेंड होके आओ, अदरवाइज मत आओ। कभी भी उससे बेहतर यही है कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालो, किसी और इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड में डालो, चाहे एफडी कराओ, चाहे पीपीएफ अकाउंट में डालो, एटलीस्ट वहाँ पैसा आपका सेफ तो है। और मैं बार बार, जैसे हमारे कई लोग होते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ लोग, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई एक पंजाबी में कहावत है अट्टी बट्टी चट्टी, कि पहले साल अट्टी, कि पहले साल में आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी दुकान शुरू करोगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके बाद दूसरे साल आपको कुछ आना शुरू होगा, तीसरे साल से आपको लिटरली कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखनी शुरू होगी। लेकिन यहाँ पहले दिन से आपको चाहिए, सीखना आपने नहीं है, ठीक है। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब मेरा ना इतने लाख रुपए का नुकसान कर लिया। अच्छा तो नुकसान कर लिया, फिर क्या किया? सीखा आपने? नहीं साहब सीखना तो है ही नहीं, हमारे पास पैसा है। सीखने को मार्केट में तब बंदा तैयार होता है जब वो पूरे का पूरा डूब चुका होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते। कहते हैं पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे भाई? अगर लाला की जेब में पैसा नहीं तो अगले दिन ट्रेड कहाँ से करेगा? लाला की जेब सीख भी लेगा तो लाला की जेब में पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए पहले सीखो, अपनी जेब का पैसा बचा के रखो। एंड इन दिस मार्केट, एज यू सेड, in this Indian market or any markets today in the world, important ये नहीं है कि आप पैसा बना रहे हैं, पैसा बनेगा। important ये है कि आपका जो कैपिटल है उसको सेफगार्ड कर रहे हैं, अपने पैसे को बचा पा रहे हैं। ट्रस्ट यू मी, अगर आप 1 साल तक जो भी आपका कैपिटल है, अगर आप उसको भी बचा पाए ना, 1 साल, कोई भी 1 साल दे दीजिए, तो यानी समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट में आ गए 1 साल में, नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ आप अपने कैपिटल जो लगाया उसको बचा रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग करेक्ट दैट यू आर डूइंग, देयर इज समथिंग राइट दैट यू आर डूइंग, और सही बात पे चल रहे हैं। तो क्योंकि इंडियन मार्केट की अभी बात कर रहे हैं, एक धारणा ये है कि ओवर वैल्यूड है, एक धारणा ये है कि नहीं बिल्कुल फेयरली प्राइस है। तो क्या वाकई ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस है, या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सही जगह है इंडियन स्टॉक मार्केट? देखिए साहब, हम दोनों की लाइफ में, आपकी और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट, वर्ल्ड इवेंट अगर कोई आया था तो कोविड आया था। कोरोना काल आया था। ट्रू। मुझे यहाँ तक याद है उस समय मार्केट 8500 तक निफ्टी गिर गया था, 8,500 के आसपास तक निफ्टी 50 आ गया था, ठीक है। वहां से बड़ी हद 5, 5.5, 6 साल हुए हैं अभी। वहां 8,500 से वापस हम उठ के फिर नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाते चले गए, और 26,300 के पार जाके हमने ऑल टाइम हाई लगाया। अब हम जब हम बैठे हैं तो 24,000 के आसपास हम बैठे हैं, ठीक है। 23,000, 23,500, 24,000 के आसपास जब हम आज ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं उस टाइम 24,000 के आसपास बैठे हैं हम। लोग कह रहे हैं कि साहब पिछले 2 साल से 3 साल से रिटर्न्स नहीं दिए निफ्टी 50 ने, नहीं दिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी जेब से कुछ लेके भी नहीं गया, आपकी जेब से कुछ लेके भी नहीं गया। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि समय कितना देते हो। जो इन्वेस्टर 8,500 से बैठा है, 10,000 से बैठा है, 15,000 से बैठा है,
इवन 23,000 24,000 से भी बैठा है, वो भी आज की डेट में ये नहीं कह रहा कि उसको दिक्कत है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कोई ये तो है नहीं कि एक ही बार में उसने अगर किसी ने 26,300 पे की है, 26,300 पे जाके की है, तो फिर तो भाई उसका तो अब समय लगेगा। अगर उसने नीचे आके कुछ और एड ऑन्स नहीं किए हैं, कुछ ऐड नहीं किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि 26,300 पे हमने खरीदा था साहब, उसके बाद नीचे आ गई। अब कई मेरे दोस्त हैं, भाई मैंने जिस दिन खरीद लिया ना मार्केट में कुछ, उस दिन के बाद तो मार्केट नीचे आएगी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता साहब। बाकी मार्केट में जो सिस्टमेटिकली काम करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह हैं, वैसे कुछ करके चलते हैं कि जब भी इतने % नीचे आएगा तो मैं 10% ऐड करूंगा, 5% ऐड करूंगा। देखो भाई, कैश इज द किंग। अगर कैश है ना आपके पास तो सब कुछ है। लाला की जेब में पैसा होना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी तो तभी है ना जब नीचे आए, तभी तो अपॉर्चुनिटी है। अब 26,300 पे जाके आप बाइंग करोगे, ये नहीं कह रहा कि 26,300 से ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मार्केट को तो जाना ऊपर ही है अल्टीमेटली, बट कब, वो एक सवाल है। पिछले 2 साल 3 साल में ऐसे रिटर्न्स नहीं दिए, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा अभी भी पोर्टफोलियो ग्रीन में है, तो इसलिए शायद मैं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं वो ये कि लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर क्रिएशन करनी हो, कई लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड वगैरह अगर करेंगे तो एक लिमिटेड हमको ग्रोथ मिलेगी, और एक बड़ा जंप चाहिए, वेल्थ क्रिएशन एक अच्छी करनी है तो हमें डायरेक्ट ट्रेड करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो म्यूचुअल फंड इज़ अ बेटर ऑप्शन। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सी लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें। दूसरी चीज़, एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं है, हो सकता है कि आप एक कोई म्यूचुअल फंड देखेंगे जिसको आपको लगेगा वो लार्ज कैप का फंड है, कोई मिड कैप का फंड है, कोई स्मॉल कैप का फंड है, कोई फार्मा सेक्टर का फंड है। सभी फंड्स डिफरेंट उसके हैं, लेकिन हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, हर तरह का फंड है, आईटी फंड है। आपका, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करना मार्केट में। व्हेन यू फोकस you have to diversify your risk. And how do you diversify your risk? Now there is an auto sector, there is a banking sector, there is a pharma sector, there is a fast moving consumer goods FMCG sector. तो आप उन सब सेक्टर्स में या तो आप ऐसा करो कि जो टॉप के 2 स्टॉक्स हैं उसमें जाके आप इन्वेस्ट डायरेक्टली कर लो। उसमें आपको शायद कई बार समझ नहीं आती कि कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ। या फिर आप ऐसा करो कि जो फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स के पास एक फंड मैनेजर है। जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट है। फंड मैनेजर इज एन एक्सपर्ट। अब फंड मैनेजर, आप उसको पता है कि कब किस पोजीशन में से निकलना है, कब किस में एंटर करना है। वो आपके फंड को मैनेज कर रहा है। वो ना सिर्फ आपके फंड को मैनेज कर रहा है, उसका AUM पता नहीं कितना बड़ा फंड वो मैनेज कर रहा होगा, कितने करोड़ का मैनेज कर रहा होगा, और उसके पास जो रिसर्च आती होगी वो हमारे पास नहीं आ सकती। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो इन फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको सीधा लाख रुपया, 10 लाख, 5 लाख कुछ करना है ना। अब SIP करो ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब 500 रुपये से भी मंथली कर सकते हो। और मैं हमेशा हर बच्चे से ये कहता हूँ कि भाई जब आप कुछ कमाने लग जाएं तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। SIP 500 रुपये की करनी स्टार्ट कर दो, 1000 की करनी स्टार्ट कर दो। और अभी तक जितने भी लोगों को मैंने कहा है, जितने भी मेरे दोस्तों को कहा है, जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स को कहा है, वो सभी कहते हैं कि नहीं, दिस इज समथिंग गुड दैट यू टोल्ड अस। और कुछ ना कुछ उनको एक कॉन्फिडेंस आता है साहब। उनको पता है कि पीछे मेरे म्यूचुअल फंड में इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चाहे ना निकाले, लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस अलग डिफरेंट होता है कि हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है ना। राइट। अब ये इसी से सवाल उठता है एलोकेशन का, कि अगर आइडियल एलोकेशन की बात करें कि स्टॉक मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, तो इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन किस चीज़ में कितना होना चाहिए?
देखिए इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन ऐसा कोई थंब रूल, मैं नहीं। कोई ऐसा थंब रूल नहीं मानता, जी। ठीक है, कि अब रियल एस्टेट आप कह रहे हैं, रियल एस्टेट आज की डेट में रियल एस्टेट की आप देखिए कि वैल्यू कहाँ है। रियल एस्टेट, इफ यू आस्क मी, रियल एस्टेट हर कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, या एनी प्लेस यू गो टू अ बी ग्रेड, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सिटी इन इंडिया, रियल एस्टेट इज लाइक आसमान नहीं, आसमान के भी ऊपर जा चुकी है अब वो। तो हर किसी के बस की बात है नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन वहां पर भी लोन लेके करेंगे, कुछ ना कुछ लेके करेंगे, करना चाहिए सबको। कहते हैं दुकान और मकान दोनों बनने चाहिए, पहले दुकान और फिर मकान। हालांकि कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं, तो पहले दुकान यानी कि अपना बिजनेस खड़ा करो, उसके बाद मकान बनाओ। तो लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो मैंने बताया 100 रुपए की भी SIP होती है, 500 की तो होती है, उसके ऊपर जितनी मर्जी आप कर लो। एक मंथली आप कुछ ना कुछ सेव कर रहे हो कम से कम। और अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन गुड रिटर्न्स। अगर आप पिछले 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने, मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए होंगे ना। तकरीबन लॉन्ग टर्म में सबने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब कोई कहे 2 महीने में तो जी नेगेटिव रिटर्न्स दिए तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उसने। और आपको जब म्यूचुअल फंड्स भी कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही म्यूचुअल फंड में करने, आप 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में करो। ये तो म्यूचुअल फंड की बात होगी। अब अगर इंडियन इन्वेस्टर को फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो क्या जरिया है? देखिए वो है जरिया आजकल तो, आप जैसे मान लिया, जैसे भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, डेल्टा एक्सचेंज के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। डेल्टा एक्सचेंज है, CoinDCX है, ये सब FIU रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ये आपको अलाउ करती हैं, नॉट एग्जैक्टली वो तो नहीं कहूँगा, जैसे आपको अगर कोई आप डेल्टा एक्सचेंज में चाहें तो अमेजोन का, आपका टेस्ला का, इन सब का टोकन है। अच्छा, तो यू कैन टेक दैट, यू कैन ट्रेड इन दैट टोकन, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स सेल कर सकते हो, वो कर सकते हो आप। अभी इंडिया में ये तो आ गया है, बाकी देखते हैं आगे आगे कुछ ना कुछ और भी होगा जिसमें हम डायरेक्टली सब कुछ कर पाएंगे। सर थोड़े मुश्किल सवाल पूछने का मैंने सोचा कि आपसे, आने दीजिए साहब, थोड़ा सा आपको जरा, एक कहते हैं ना, पुटिंग यू इन अ स्पॉट। आई एम रेडी फॉर इट, आई डोंट माइंड। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वो आए टेलीविजन पर, हाँ, और उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर नहीं, मतलब एक भाषण में, और फिर वो पूरे देश भर में दिखाया गया कि भाई अब आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदिए और 1 साल तक विदेश घूमने मत जाइए। आह्वान किया उन्होंने आह्वान किया। अब देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो उनकी तो हर चीज भले ही किसी भी रूप में आए पर उसके पीछे बड़ा ठोस कारण होता है जी। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को सामने आकर इस तरह की बात कहनी पड़ी, भले ही किसी भी मंच से कहा हो, भले ही ऐसा ना हो कि देश के नाम संदेश करके उन्होंने कहा हो, पर किसी एक मंच से कहा, उन्होंने आह्वान किया जो पूरे देश में प्रसारित हुआ। देखिए विजय जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा जी, उसके बैकग्राउंड पे थोड़ा जाना पड़ेगा जी। हम लोग कुछ भी लेते हैं, पहली बात तो एक है एग्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हम इम्बैलेंस्ड हैं। एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं तो जब भी कुछ इम्पोर्ट करेंगे तो हमको INR तो हमसे ले नहीं रहा कोई, हमसे क्या ले रहा है, USD, डॉलर्स। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड स्तरों पर हमारा रुपया गिरा हुआ है। अब प्रधानमंत्री भी क्या करें, गिरने के कारण होते हैं कुछ, क्या कारण है वो लोगों को ये तो समझ में नहीं आया कि भाई इस प्रधानमंत्री ने क्यों कहा ऐसा। देखिए आपको एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं गोल्ड के। जैसे उन्होंने कहा कि गोल्ड 1 साल के लिए कोशिश करो कि ना खरीदा जाए, हालांकि कोई मानेगा नहीं, जिसकी बेटी की शादी है वो गोल्ड खरीदेगा, जिसने खरीदना है वो गोल्ड खरीदेगा। लेकिन उन्होंने इसलिए कहा, कारण सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग आयातक हैं, आयात करते हैं गोल्ड का, सोने का। 750 टन अप्रोक्सीमेटली हमने गोल्ड आयात किया,
750 टन सोना आयात किया। अब कई लोग आपके जो व्यूअर्स होंगे वो कहेंगे साहब हमारे पास कोलार गोल्ड माइंस है, वो सब नाम की गोल्ड माइंस है साहब, वो 2-2.5 टन 3 टन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं है। वो भी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं गलत डेटा दे रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो हम आयात कर रहे हैं वो कितना है, 750 टन्स 2024-2025 में। अब साहब 2025-2026 उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 720 टन सोना फिर आयात किया है। तो अब आप कहेंगे कि साहब पहले 750 टन था, फिर 720 है, ये तो 30 टन कम हो गया, ये तो अच्छी चीज है भारत के लिए। द प्रॉब्लम इज जब हमने वो 750 टन सोना आयात किया था तो भारत ने 58 बिलियन यूएसडीज दिए थे, 58 बिलियन यूएसडीज हमने हमारे गए थे। अब जब ये सोने का अगले साल में जब हमने आयात कम किया, 30 टन कम किया, तब हमने 72 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 72 बिलियन यूएसडीज पे किए। कहाँ हम 58 बिलियन यूएसडी दे रहे थे, अब हम कितना दे रहे हैं, 72 बिलियन यूएसडी। वो जा कहाँ से रहा है भाई, देश से ही तो निकल रहा है, डॉलर ही तो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा था, हमारे रुपए की साख गिर रही थी, कीमत गिर रही थी। और जब आप विदेश जाते हैं तो आप वहां पे आईएनआर में तो नहीं खर्चा करते, आप यूएसडी में खर्चा करते हैं ज्यादातर। तो अब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये डॉलर्स को किस तरह से हम बचा सकते हैं, फॉरेन करेंसी को किस तरह से हम बचा सकते हैं, यही उन्होंने किया, यही उसका मेन रीजन है। शायद लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए प्रधानमंत्री भी क्या करे, मतलब वो भी, उनके पास भी कोई ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी तो है नहीं। अभी जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के भाव अभी लगभग 120-125 डॉलर के आसपास चले गए। अब लोगों ने कहा साहब ये 100 रुपए से ऊपर तेल हो गया, मुंबई में तो शायद 110 से भी ऊपर होगा शायद तेल, पेट्रोल। जी। तो हम लोग सब कुछ आयात करते हैं, हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर पेइंग इन यूएसडीज। ट्रू। तो गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ ये जरूर है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को करना भी चाहिए और करते भी हैं। मेरे ऐसा तो बिल्कुल क्वेश्चन करने में बिल्कुल नहीं कि भाई अब क्यों किया, उससे पहले क्या कर रहे थे, क्या बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, या बंगाल इलेक्शंस खत्म होने का वेट कर रहे थे हम लोग। These steps should have been taken much before the actual announcement. Yes. ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही है, जहाँ पर कि दोनों पक्षों को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। सरकार पे भी आपने सवाल उठाए हैं और ये भी आपने कहा कि भाई सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। देखिए विजय जी, सरकार की मजबूरियां हैं। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जिसको समझ है इकोनॉमी की, वो तो ये कह देगा कि हाँ सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। और जो कमेंट भी करना चाहे मेरे जैसा, वो ये भी कहेगा कि सरकार को बहुत पहले स्टेप्स उठा लेने चाहिए थे, वेट कर रहे थे। क्या यही एक स्टेप है? इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो किया जाना चाहिए था। अब क्योंकि हम कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्शियल सवाल और जवाब कर रहे हैं, तो एक और कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल तो नहीं था। इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब से लगभग 3 से 4 साल पहले मेरे एक कज़न यहाँ पे आए हुए थे और मेरे एक मित्र साथ बैठे थे। हमारे मित्र ने उसको दिखाया कि देख भाई, मैंने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतना पैसा बनाया। तो जो हमारे एक कज़न है वो, उनका काम यही है, यूएस में है वो, और वो वहाँ पर यही काम करते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि यार जैसी एक बात बता कि इस बंदे ने ये 4 या 5 ट्रेड किए। मैंने कहा ये सारे के सारे इसने बाय ट्रेड्स लिए हैं, कोई कॉल बाय किया है, कोई पुट बाय किया है, तो इसने इसको हेज कैसे किया, इस ऑप्शन को हेज कैसे किया? तो मुझे बताना पड़ा उसको कि भाई ये यूएस नहीं है, ये भारत है। यहाँ ना तो इतनी एजुकेशन है कि किसी को बताओगे भी ना कि हेजिंग क्या होती है तो वो सुनना नहीं चाहता। हेजिंग क्या, उसको पता ही नहीं है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस की कौन सी ऑप्शन कब खरीदनी है या उसको कैसे हेज करना है। या फिर ये ऑप्शंस, विजय जी आप हैरान होंगे
कि जो ऑप्शंस है बेसिकली ये एक हेजिंग का टूल था। हेजिंग कैसे टूल था? लेट अस से किसी व्यक्ति ने, आपने सोना खरीद लिया, सोना खरीद लेते हैं। उसने जब सोना खरीदा, गोल्ड खरीदा, तो उसने कहा कि 1 महीने का समय है मेरे पास, 1 महीने में खरीदा उसने, तो वो क्या चाहेगा, उसका भाव ऊपर जाए जी। लेकिन जैसे कई मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो किसी चीज़ को, सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाता है। सुनार जो होता है वो हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करके चलता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का सोना खरीदा है, तो अगर खरीद रहा हूँ, खरीदो 1 महीने के लिए बिल्कुल, तो मैं उसके साथ गोल्ड की एक पुट खरीद लूँ। पुट का भाव क्या है कि पुट का क्या सिचुएशन है कि उसमें बहुत छोटा सा पार्ट आपका लगेगा और उसमें क्या है, हेज हो जाएगी। जितना भी भाव नीचे आएगा पुट आपको सेफगार्ड करती रहेगी। नहीं तो अदरवाइज बाय चांस वो सोने का भाव ऊपर जाने के बजाय नीचे को आ गया तो सुनार तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या कहता है कि भाई बर्बाद ना हो जाऊं, नीचे जितना आए वो उतना पुट कवर करती रहे। और ये है कि उसमें हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो, लेकिन बहुत बड़ा लॉस से वो बच जाएगा। लेकिन अब आप यहां हो क्या रहा है, सीधा कॉल ले लेंगे, सीधा पुट ले लेंगे। अरे भाई वो हेजिंग का टूल था, उसको हेजिंग टूल की तरह रखो। लेकिन अभी आपके प्रोग्राम में नीचे देखना, लोग लिखेंगे अरे साहब ये हेजिंग क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो कॉल पुट में लोग बर्बाद हो चुके हैं विजय जी। दे हैव लॉस्ट फॉर्च्यून्स, लेकिन मानना किसने है? क्योंकि ये प्लास्टिक का कीड़ा है साहब, जितना इसके ऊपर तेजाब भी डालोगे ना, ये और उतना फड़फड़ाता है। ट्रेडिंग ऐसी चीज है। मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है और मैं ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? मैं अगर मान लिया आपने ट्रेडिंग करनी, तो मैं कहूंगा कि भाई ट्रेडिंग मत करो। मैं कहूंगा ट्रेडिंग मत करो। और बताओ इससे ज्यादा क्या बड़ी बात कोई कह सकता है? मैं खुद कहूंगा कि ट्रेडिंग मत करो। ऐसा करो कि भाई ये जो 1 लाख रुपए है इसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, और म्यूचुअल फंड में डालने के बाद अपने आप को एजुकेट करते रहो, एजुकेशन अपनी लेते रहो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ठीक ठाक बढ़ता रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें म्यूचुअल फंड में, किसी इक्विटी फंड में नहीं डालना, उसमें किसी डेट फंड में डाल दीजिए, बैलेंस्ड फंड्स हैं, बहुत तरह तरह के फंड्स हैं, उसमें डाल दीजिए। और यकीन मानिए विजय जी, मैंने कई दोस्तों से मिलता हूँ जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है ना, उसके बाद उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट में हाथ डाला है तो कहते हैं नहीं यार, वी आर हैप्पी विद अवर म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, टेंशन कम है और वहाँ पे हमें रिटर्न भी अच्छी है। जो ये लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट हमें ज़्यादा अच्छी रिटर्न देती है म्यूचुअल फंड से, माफ़ कीजिएगा, बहुत रेयर केस है ऐसा, कोई बहुत रेयर केसेस में है। तो अब इसी से जुड़ा अगर मैं एक एक्सटेंडेड सवाल आपसे पूछ लूँ, जॉब मार्केट तो देखिए बहुत इस समय वॉलेटाइल है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर देखा जा सकता है इस खासतौर पे दौर में जब इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है जॉब्स को लेकर? लाइक आई सेड कि ट्रेडिंग, आपने कहा 1 लाख रुपया हो और मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैंने क्या बोला? नहीं। बट माई आंसर टू एनीथिंग इज, बिफोर यू बिकम अ ट्रेडर यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग इज कि बस अभी का अभी लेके निकल जाओ। तो जब अभी का अभी लेके निकल जाओ तो उसमें घाटे भी होंगे और फायदे भी होंगे, नफे नुकसान दोनों होंगे। राइट। तो क्या आपका उतना रिस्क एपिटाइट है? क्या आप उतना रिस्क झेल सकते हो? वो आपके ऊपर है। और फिर वही बात कि साहब हमारे लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट ही सुबह 9, सवा 9 से शुरू होकर 3:30 तक चलती है। सुबह 9:15 नहीं होने देते, उनको ट्रेड में कूदना है विदाउट वॉचिंग कि मार्केट कहाँ है, क्या कर रही है, किधर को जा रही है, क्या हो रहा है। उनको किसी भी ट्रेड में कूदना है। 9:15, 9:16 नहीं होने देते साहब। और बाय 9:20 तक उनका बाजा बज चुका होता है। माफ़ कीजिएगा, इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बाय 9:20 उन लोगों का बाजा बज चुका होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कर क्या रहे हैं। फिर क्या कर रहे होते हैं? एवरेजिंग कर रहे होते हैं कि नहीं भाई एवरेजिंग कर लेते हैं हम तो ऊपर आ जाएंगे। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, ट्रेडर को भी एक चीज़ बोलता हूँ, जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं उनको
खास करके उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम देखेंगे वो ऑप्शंस ट्रेडर्स होंगे कि भाई अगर आप किसी ट्रेड में हैं 15 मिनट्स में अगर आप उस ट्रेड में फायदे में नहीं आ रहे, प्रॉफिट में नहीं आ रहे, सो देर इज अ 99% चांस, आई एम नॉट गिविंग एनी अदर, आई एम सेइंग 99% चांस दैट वो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, उसमें लॉस में रहोगे। 1% चांस है जिसमें आप एक बार लॉस में चल पड़े, पहले 15 मिनट प्रॉफिट में नहीं आ रहे, उसमें लॉस में रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ 1% चांसेस है कि रिकवरी होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप फायदे में आते हो, रिटेल जो है जो फायदे में आता है वो 1 मिनट भी प्रॉफिट में नहीं रुकता, विद इन अ मिनट कहता है निकल जाऊं। लेकिन जब वो लॉसेज में जाता है तो दिनों बैठा रहता है, कई दिन, घंटों, कई दिन बैठा रहता है। सर अब क्योंकि इस तरह के इतने सवाल जवाब हो रहे हैं तो एक क्रिप्टो से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ लेता हूँ। एक ज़माना था जब ये होता था भैया फ्रॉड है ये, एक ज़माना है कि अब सरकारें जो हैं वो कह रही हैं हाँ कर लो ट्रेड, तो क्या है, क्या भविष्य है क्रिप्टो का? देखिए क्रिप्टो का भविष्य आप ये जान लीजिए कि जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, पहली बात तो उनका सुन लीजिए, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, इवन आपका हमारा बिल्कुल पड़ोसी भूटान, यूरोपियन नेशंस, कई यूरोपियन नेशंस, इन सब के रिजर्व्स में बिटकॉइन पड़े हुए हैं। इन सब के रिजर्व्स में और भी कई तरह की करेंसीज जो हैं, क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई हैं, कई कॉइन्स हैं। तो this answers the question. This answers my first part. Yeah. इंडिया अभी तक पीछे तक इसको कोई वो नहीं कर रहा था लेजिटिमाइज या, लेकिन अब आप FIU रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू आप इसमें काम करना अलाउ कर रखा है इंडिया ने। क्यों? क्योंकि भाई देयर इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है। और जो जितनी भी, जैसे ये डेल्टा एक्सचेंज ही हुई, ये क्या करती हैं, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने देती हैं, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पर फ्यूचर्स जो है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर परपेचुअल, कि आगे जितना मर्जी टाइम रख सकते हो आप। सो लोग कहते हैं कि यार हमको लीवरेजेस भी यहाँ मिलती हैं 200-200x तक। हालांकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता 200x की लीवरेज लो, 10x से ऊपर लीवरेज लेना कोई समझदारी नहीं है। बट पीपल से यार ये अच्छा है, ये बेहतर है, ये इंस्ट्रूमेंट बेटर है, और पूरी रात चलता है, पूरा दिन चलता है, 24/7 है। कोई दिवाली की छुट्टी नहीं है, कोई दशहरा की छुट्टी नहीं, कोई क्रिसमस की छुट्टी नहीं है, कोई ईद की छुट्टी नहीं है, कोई गुरपर्व की छुट्टी नहीं है, कोई सैटरडे संडे नहीं है, ना दिन है ना रात है, 24 घंटे चलता है। कोई गैप अप गैप डाउन का चक्कर नहीं, जैसे इंडियन मार्केट में गैप अप हो गया भाई, गैप डाउन हो गया, ना कोई चक्कर नहीं है। मतलब एकदम डायनामिक, इट्स डायनामिक थिंग, वेरी डायनामिक। तो अब अगर हमारे पैसा 4 एसेट क्लास में से एलोकेट करना हो तो आपका एलोकेशन क्या होगा? वो एसेट क्लासेस इन स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन। एसेट क्लासेस आपने गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। देखिए सिल्वर में तो अगर मैं, क्योंकि मैं तो वही बात बोल सकता हूँ जिसमें मैं खुद भी, सिल्वर से तो मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, दूरी बना लीजिए। दूरी बना ली है, और वैसे भी दूर ही रहा हूँ हमेशा से। क्योंकि आप सिल्वर ले तो लेते हैं, अगर मैं बात करूँगा कि हर कोई सिल्वर वैसे तो खरीदेगा नहीं, जाके वो चांदी खरीदेगा, सुनार से खरीदेगा, ज्वेलर से खरीदते हैं ज़्यादातर लोग, उनके यही समझ में आता है। बिल्कुल मैं बेसिक्स पे चलता हूँ। तो आप ज्वेलर से खरीद लीजिए, उसके बाद जो भाव है उसके बाद उसी भाव पे जाके बेचने के लिए जाइए तो नहीं बिकती। गोल्ड है, गोल्ड से बेहतर कुछ है नहीं, गोल्ड सेफेस्ट। तो मेरे एसेट क्लासेस में से बेसिकली एक तो निकल गया, एक निकल, बचे हैं 3। गोल्ड जी, अच्छा। गोल्ड जो है, अगर इफ यू आस्क मी दैट इफ आई हैव टू पुट एवरीथिंग इन इट, आई विल पुट इन गोल्ड। आप स्टॉक में भी नहीं डालेंगे? मैं कह रहा हूं अगर आप कहेंगे ना सिर्फ एक चुनो इनमें से, अच्छा, आई विल पुट इट इन गोल्ड। मतलब और कोई कहे ये बात तो फिर भी आप सोचते चलो ठीक है, जस्सी टेक अगर ये बात वहां से अगर आ रही है तो भाई बहुत उसका, इट हैज इट्स वेट इन गोल्ड बेसिकली। इट हैज इट्स वेट इन गोल्ड। साहब सोना कभी सस्ता हुआ है ये बताइए? सही बात। आपके फादर की शादी हुई थी, आपके पेरेंट्स की शादी हुई, आपकी शादी हुई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की शादी हुई, हमेशा तब भी, अगर तब 20 रुपए का रेट भी होगा ना, 20 रुपए तोला भी होगा, तब भी वो महंगा था। जिस दिन 20,000 रुपए तोला हुआ उस दिन भी वो महंगा था। आज अगर 1.5 लाख रुपए तोला है तब भी वो महंगा है। सस्ता कब हुआ?
सस्ता कभी होगा नहीं। और गोल्ड सस्ता क्यों होगा, उसका कारण भी तो हो। जिस दिन ये 60,000 रुपए था, आज से 1.5-2 साल पहले, तब लोग कहते थे नहीं नहीं बहुत बढ़ गया, अब ये गिर जाएगा। साहब ये कभी कम नहीं होगा। मैं इसका कोई प्राइस यहाँ पे वो नहीं दे रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं खुद सोना का शौकीन हूँ, सोना पहनने का शौकीन हूँ, गोल्ड का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। गोल्ड ने लोगों को एक सेफ हेवन दिखता है, लोगों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट दिखती है। सोने से बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता। क्या बात। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी साहब लीमन ब्रदर्स का तो नाम सुना होगा, सबने सुना होगा आपके व्यूअर्स ने। उससे बड़ा तो क्या होगा, वो जब बर्बाद हो सकता है तो कोई भी बड़ा स्टॉक बर्बाद हो सकता है, कोई भी बड़ी कंपनी बर्बाद हो सकती है, लेकिन सोना नहीं। हिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कहता। हमारे यहाँ पे ही बहुत बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, धराशायी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। हिस्ट्री में कहीं सोने का बता दीजिए, कहीं धराशायी हुए। पूरा जवाब मिल गया मतलब। अब कमर कस लीजिए आप थोड़ी सी, आपको बेल्ट वेल्ट टाइट करनी है तो कर लीजिए, पानी पीना हो तो पी लीजिए, क्योंकि अब आ रहा है हमारा रैपिड फायर। एकदम बर्स्ट मोड पे हम सवाल पूछेंगे और बर्स्ट मोड पे ही आपसे जवाब चाहेंगे। ट्राई टू आंसर दैट सर। ट्राई तो ये तो हमें पता है कि आप बहुत कमाल का आंसर करेंगे। तो 1 मिनट में जवाब, इसके जो बेसिक फंडामेंटल वो ये है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। मतलब ये नहीं कि आप एक शब्द में जवाब दें। हाँ मैं समझ गया, वन सेंटेंस और वन वर्ड। SIP या ट्रेडिंग? SIP एनी डे SIP। ओके, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म बैठना है, अगर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है तो SIP। बर्बाद होना है, कल की जगह आज बर्बाद होना है तो ट्रेडिंग। निफ्टी या गोल्ड? अब देखो भाई, गोल्ड के ऊपर तो मेरा प्यार है, हाँ। निफ्टी पे मैं ट्रेड करता हूँ। दोनों ही थोड़ा सा ये धर्म संकट में फंसने वाली बात है। हाँ। लेकिन अगर दोनों ही को मैं देखूं तो गोल्ड है। गोल्ड का तो कोई वो मुकाबला ही नहीं है। बट निफ्टी भी बहुत अच्छा है। निफ्टी ने रिटर्न्स जो दिए हैं लॉन्ग टर्म में, जो बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी, गोल्ड मेरा प्यार है, निफ्टी को मैं छोड़ नहीं सकता, निफ्टी से रोज काम लेता हूं। अगले सवाल का जवाब भी वैसे मुझे पता है, बिटकॉइन या सिल्वर? बिटकॉइन। मैंने कहा था मुझे पता है, एनी टाइम बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन जो है ये आजकल बहुत नीचे गिरा हुआ है। अभी एक 21-22 के आसपास था, $1,21,000 के आसपास। आजकल शायद $60,000-70,000 के आसपास घूम रहा है, $60,000 to $70,000। बट मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई वो मैच कर पाएगा। ये इसने जाना ऊपर ही है, इसने जाना ऊपर ही है। रियल एस्टेट या इक्विटी? रियल एस्टेट में पैसा बहुत चाहिए आज की डेट में। रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एंट्री इज नॉट इजी। इज एंट्री टू रियल एस्टेट इजी? नो, इट इज़ नॉट इजी। रियल एस्टेट अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट इक्विटी तो इक्विटी है। एक मतलब रिलेटेड लेकिन थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या इन्फ्लेटेड है रियल एस्टेट? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट रियल एस्टेट आप ये देखिए कि साहब जब 1000 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स, 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट, 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स 70-70 करोड़ के, 50-50 करोड़ के जा रहे हैं, तो अब उसको आप क्या कहेंगे? मैं तो इन्फ्लेटेड को भी छोटा वर्ड गिनने लग गया हूँ अब उसको। ट्रू, वेरी ट्रू। What is the return that they are giving? I am not able to understand. आज मैं अगर 70 करोड़ का या 50 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदना हूँ, तो what is the return that I can expect in 2 years or 3 years? रिटर्न तो रेंटल ही एक रेंटल है। What kind of rental? Rental is not more than 0.5% of total. अगर वही 70 करोड़ रुपया, छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी नहीं लगाते, मैं कहता हूँ 70 करोड़ रुपया, वही 70 का आधा भी, 35 करोड़ रुपए की भी अगर मैं किसी दूर परे रियल एस्टेट की फिर आऊँगा, ज़मीन ले लूँ, ज़मीन पे चाहे मैं पेड़ ही लगा लूँ, वो कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। और उसकी एप्रिसिएशन भी, वैसे भी वेल्थ एप्रिसिएशन भी होगी
और जो लैंड की एप्रिसिएशन है वो भी होगी. True. So where you are putting your money in real estate matters. बट ब्लाइंडली जो है नहीं. Blindly. वॉरेन बफेट या सक्सेसफुल ट्रेडर, Warren Buffett. फियर या ग्रीड सबसे डेंजरस क्या है? डर अच्छा है. जरूरी है. डर अच्छा है. ग्रीड, आपको पता है लालच बुरी बला है, तो भाई डर के आगे ही जीत है, ये भी कहानी साथ में जोड़नी पड़ेगी हमें. तो ग्रीड और डर, इन दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा हमको. हम ये नहीं कर सकते कि नहीं भाई सीधा ग्रीड ही हो जाए और हम कहें बस ये आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा. हमें फियर भी रखना पड़ेगा. और फियर का मतलब क्या होता है? देयर हैज़ टू बी, अगर कोई ट्रेडिंग भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देयर हैज़ टू बी सम स्टॉप लॉस समवेयर. एक इन्वेस्टमेंट जो हर इंडियन को जरूर अपने पास रखना चाहिए. एजुकेशन. क्या बात कही. एजुकेशन. अगर एजुकेशन है विजय जी तो सब कुछ है. इस पे मुझे एक छोटा सा वो याद आ गया. किसी ने मुझसे कहा था, मेरे बाबा जी कहते थे कि लक्ष्मी चंचल होती हैं, पर अगर सरस्वती अर्जित कर लोगे तो सरस्वती तो रहती हैं और उनकी वजह से फिर लक्ष्मी भी रह जाती हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर. अगर आज आप बिगिनर होते तो किस एसेट क्लास से स्टार्ट करते? मैं आज भी बिगिनर ही हूँ. आई एम स्टिल अ बिगिनर. अगर मैं एसेट क्लास की बात करूंगा तो आई वुड हैव डाइवर्सिफाइड माई पोर्टफोलियो. डे वन से मेरी डाइवर्सिफिकेशन चली है. और मैंने डे वन से ये नहीं है कि मैंने सारे का सारा पैसा इक्विटीज़ में डाला है. मैंने डेट में फंड्स में भी डाला होगा, मेरे म्यूचुअल फंड में भी, मेरा डेट फंड्स में भी होगा, मेरा एफडी में भी पैसा होगा, सब जगह पैसा होगा. और ट्रेडिंग में तो बहुत छोटा सा पार्ट है. ट्रेडिंग में बहुत छोटा सा पार्ट है. लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी से बात करोगे, वो कहता है साहब मेरा इतना तो सारे का सारा ट्रेडिंग में लगा हुआ. बस ट्रेडिंग में है तो बस फिर ट्रेडिंग आपको पता है क्या करती है. इसीलिए 90% 92% जो भी सेबी का एक डेटा है जो पब्लिश करती है, वो हर साल कभी 93 होता है, कभी 90 होता है, वो उसके आसपास ही होता है. कहती है इतने नुकसान में है. और नुकसान में क्यों है भाई? इसीलिए तो है क्योंकि ना उनको पता है, बस चलती का नाम गाड़ी है. क्योंकि विजय विक्रम सिंह को फ़ायदा हो गया तो फिर दूसरे वाले ने कहा यार अगर इसको फ़ायदा होता तो मुझे भी होना चाहिए. और उसको ये तो पता नहीं कि विजय विक्रम सिंह ने पिछले 10 साल से पढ़ाई की है उस चीज़ की. ही नोज दी what he is doing, he knows the game. आज की डेट में आप ये पूछ लो किसी से कि भाई अच्छा तुम स्टॉक मार्केट में, हाँ साहब मैंने फला कंपनी में पैसा लगा रखा है. अच्छा फिर क्या हुआ? साहब उसमें बर्बाद हो गया. अच्छा उससे ये पूछो, अच्छा वो कंपनी जो भी नाम लिया उसने, उससे पूछा अच्छा वो करती क्या है काम, वो काम क्या करती है? तो कहता यार ये तो नहीं पता क्या काम करती है. आप एक शेयर होल्डर जब बनते हैं तो आप एक कंपनी का मालिक बनते हैं, चाहे छोटे से पार्ट के बनते हैं. सो यू शुड नो कि आपकी अपनी कंपनी कर क्या रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है. 1 करोड़ बनाना मुश्किल है या उसे बचा के रखना मुश्किल है? बचा के रखना बहुत मुश्किल है साहब. लोग कहते हैं यार साहब 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देंगे. बस उन लोगों से बच जाओ. 1 करोड़ अपना बचा लो, वही काफ़ी है. 1 करोड़ का अगर साहब 1 करोड़ है ना आपके पास, एफडी भी कर दोगे ना, साल भर का 7 लाख रुपए आएगा. एफडी भी कर दोगे 7 लाख रुपए साल भर का आएगा उसका, 7 लाख. और यकीन मानिए भारत में 7 लाख रुपए पैकेज नहीं होता साल भर का. लोगों का जो इंजीनियरिंग करके और मास्टर्स करके भी निकलते हैं उनका 7 लाख रुपए का पैकेज नहीं है. 6 लाख भी अगर आए, अगर 6 लाख भी आए तो 50,000 रुपये महीना आपको गिर रहा है. 50,000 इज, पीपल माइट से अरे 50,000 होता क्या है, बट 50,000 इज अ बिग अमाउंट इवन टुडे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. एक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो आपने कोई भी लाइफ में किया हो, रिग्रेट मैं नहीं बोलूंगा कि रिग्रेट होता है कि नहीं, बट कोई मिस्टेक जो आप व्हेन यू लुक बैक. विजय जी रिग्रेट्स जो होती है ना, रिग्रेट्स तो कभी भी मेरे को लाइफ में मैंने किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि जब जिस टाइम पे जो डिसीजन लिया उस टाइम पे मुझे वो लगा होगा कि वो बेस्ट डिसीजन है. वो ठीक है, इट माइट हैव टर्न्ड आउट टू बी अ बैड डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन आफ्टर दैट,
but there have been no regrets, and I don't want to regret for it. I have no regrets. Life has been good, God has been kind. ठीक है, आप मनुष्य जामे में आए हो, जन्म लिया है, तो यही बहुत बड़ी चीज है. तो आई शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम कि भाई जो तूने दिया है मेरे लिए बहुत है. और अगर रही बात की इन्वेस्टमेंट मिस्टेक की, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक ऐसा होता है कि हम लोग ना इंडिकेटर्स पे बैठे रहते हैं. सीखने को भी मिलना चाहिए सबको कि भाई हम कहते हैं ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है मार्केट में, ये इंडिकेटर अच्छा है. तो एक मेरी इन्वेस्टमेंट थी किसी पर्टिकुलर बैंक में. आई विल नॉट नेम दैट बैंक, आई विल नॉट नेम दैट बैंक, बिकॉज बहुत सारे आपके यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे ना, वो भी उसमें मार खाए हुए हैं. मैंने किसी में इन्वेस्ट किया था, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था, वो गिरता चला गया, मैं उसमें और पैसा डालता चला गया. अल्टीमेटली मेरे को ये था कि नहीं नहीं यहाँ से तो उठेगा ही, यहाँ से तो उठेगा ही ना. लेकिन दोस्तों यही मैं कहता हूँ कि भाई तभी वहीं से मैं सीखा कि नो योर कंपनी, नो व्हाट दे आर डूइंग, नो व्हाट देयर बैलेंस शीट इज सेइंग, नो व्हाट देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज सेइंग, नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इन द न्यूज़, नो वेदर द कंपनी इज इनटू सम रेगुलेटरी टैंगल्स. हमको पता होना चाहिए. तो साहब वो ऐसा था कि बहुत अच्छे भाव से, मतलब उसने लिटरली मेरे को अच्छा खासा नुकसान दिया. तभी मैंने बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए. वो मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई ये व्हाट वी शुड नो. 25 साल का एक युवा, नौकरी लग गई है, तनख्वाह आने लगी है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसको आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए? सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो एक टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए. राइट. 25 साल के यंग बच्चे हैं, माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दिया साहब. एक एक दो दो बच्चे ही आजकल, ज़्यादा नहीं है. माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दिया. आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए पहली चीज़. और टर्म प्लान से पहले भी आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए. मेडिकल इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ही जब मेडिक्लेम ले लो, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, उसके बाद ही कोई बाइक या कार लेने की सोचनी चाहिए. लेकिन यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे गाड़ी लेनी है, EMI पे फ़ोन लेना है, EMI पे फ़ोन लेना है. लाख सवा लाख रुपए का फ़ोन होता है बच्चों के पास, और उनसे पूछो कि उसका पैकेज क्या है, माफ़ कीजिएगा उसका 2.5 लाख 3 लाख रुपए का पैकेज साल भर का नहीं होता, जिसके पास 1.25 लाख रुपए का फ़ोन होता है. तो आपको उसके बाद मैं हर बंदे को कहता हूं कि फिर सोचो कि क्या करना है. SIP सबसे पहली चीज, चाहे 500 से शुरू करो, स्टार्ट उसको 500 से कर लो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहो ना. साल भर बाद, अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद किसी बच्चे से आप पूछते हो आज की डेट में कि हैव यू सेव्ड एनीथिंग, डू यू नो द मैक्सिमम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू से नो, वी हैव नो सेविंग्स, रादर वी हैव अ क्रेडिट कार्ड टू पे. क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड टू पे होता है उनका. और जब क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ोगे तो निकल पाएगा कभी? उसके साइकिल से, उसके सर्कल से कभी कोई निकला नहीं है. वो एक डेट ट्रैप है. तो क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है. मेरे पास साहब एक क्रेडिट कार्ड है. वो भी कौन सा क्रेडिट कार्ड है? जो FD के साथ मैंने लिंक कर रखा है. वाह. कि अगर मुझे कहीं यूज करना भी, वैसे तो यूज नहीं करना, करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी है तो मुझे पता है कि सेफ है. हालांकि बैंक मुझे कहता है भाई तू ले ना, क्या दिक्कत है. नहीं भाई, नहीं चाहिए. सही बात. जैसी जी बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मूलतः जितना हमारे दर्शकों को, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो जिज्ञासा थी उस पर बेस जितने भी सवाल हो सकते थे हमने कर लिए. आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली लिटरेट बना रहे हैं लोगों को, वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में. तो आप ये अच्छा काम करते रहें, लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू ऐड करते रहें. हमारी ईश्वर से यही कामना है. हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे यहाँ पर अपने प्रोग्राम में बुलाया, इस लायक समझा. आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड इट्स एन ऑनर टू sit with you and talk about whatever I had.
आई हैव गिवन, आई हैव ट्राइड टू शेयर इट. जितने आपके लोग हैं वो नीचे कमेंट्स में बता देंगे कि अच्छा लगा, क्या उनको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा. वो आपकी ऑडियंस क्या कहती है उसका मैं इंतज़ार करूँगा. जरूर. ठीक है. और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साहब. थैंक यू very थैंक यू much. सो मच.